हेलो मित्रों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आप कमेंट करके बताइए। और पढ़ाई लिखाई वैसे अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम हैं सामने। लेखपाल का है, ट्रीट का है, और भी सारे एग्ज़ाम हैं। या स्टेट का भी होने वाला है। सब सारे एग्ज़ाम हैं, तो पढ़ाई तो होती होगी। जैसा कि मित्र, हम आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रहे थे। तो ऋग्वैद काल में जैसे दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेद काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो हम पहले ऋग्वेद काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सारी जीवन जो था उसके बारे में हम आपको बारी बारी बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको सामाजिक जीवन के बारे में बता दिया है। आज हम आपको ऋग्वेद काल के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बताएंगे मित्र। तो आप लोग बस एक पेन और कॉपी ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग क्लास को देखिए मित्र। और एक आप कॉपी पेन ले लीजिए, जो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखाया हूँ उसको शॉर्ट स्क्रीन लेके बाद में आप लिख सकते हैं। अभी सारी बातें सिर्फ मेरी सुनिए ध्यान से, और मन कहे तो लिखते जाइए। ठीक है मित्र, आइए देखते हैं आर्थिक दशा। जैसा कि हमें पता था कि ऋग्वेद काल जो थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता होने के कारण इनका जो जीवन भी था अभी इस ऋग्वेद काल में अस्थाई नहीं हो पाया था। अस्थाई इनका जीवन जो होता है उत्तर वैदिक काल में होता है। तो इनके जो अस्थाई जीवन था ऋग्वेद काल में, और ये संभवतः मतलब देखा जाता है ये लोग जब अस्थाई जीवन था तो एक जगह जो ये लोग नहीं रुकते थे। तो कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, थोड़ा बहुत महत्व है। और ये पशुपालन का इनके ऋग्वेद काल में बहुत ज़्यादा महत्व था। ये लोग जो जैसे चारावाह टाइप के होते थे, उसी टाइप के लोग होते थे। कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, कहीं यहाँ, ऐसे जीवन व्यतीत करते तो वो अपने पशुओं को लेकर तो जा सकते थे। अब कृषि के लिए जो भूमि था उसको तो नहीं ले जाए, इसलिए इनका जीवन जो था ऋग्वेद काल में अस्थाई नहीं था। तो ये तो कुछ जो भी कृषि के बारे में जानकारी है, पशुपालन है, इनका सबसे प्रिय पशु आपको पता ही है, गाय है। और जैसे और सारे पशु हैं, किन पशुओं के बारे में इनको जानकारी थी, इनके उद्योग धंधे क्या थे, इनका व्यापार क्या था, जो थोड़ा बहुत जानकारी मिले है उसके बारे में हम आपको सारी बातें बता। और इसमें सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में मित्र ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में जो जिसे हल को क्या कहा जाता था, बैल को क्या कहा जाता था, जो जिससे हल जोता जाता था, जो नाली बनती थी उसको क्या कहा जाता। यही सब चीज़ों से हमें प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जैसे उद्योग धंधों में किस चीज़ का उद्योग धंधा, जो कपड़े बुनते थे उन्हें क्या कहा जाता था, यही सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है जानकारी इस ऋग्वेद के आर्थिक जीवन में लेना है। और उन्हीं सब चीज़ों को हम आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए हैं, उसी को आप लिख लीजिएगा। वही मेन में, इससे ज़्यादा कुछ परीक्षा में आना नहीं है। और जो मेन है वही चीज़ें हमने लिखाया है, महत्वपूर्ण चीज़ें हमने लिखाई। तो आइए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद की आर्थिक दशा क्या थी। तो सबसे पहले आइए हम मित्र देते कृषि। जैसा कि कृषि के बारे में ऋग्वेद में हमें उल्लेख बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में मात्र 24 मंत्रों में हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। और पशुपालन के बारे में बहुत मंत्रों में जानकारी मिलती है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो आर्थिक दशा थी, कृषि की तुलना पशुपालन को ज़्यादा महत्व था। इस टाइम ऋग्वेद काल में कृषि की तुलना पशुपालन का ज़्यादा महत्व था। तो आप पहले कृषि पढ़ते हैं, फिर पशुपालन, फिर उद्योग, फिर धंधे, ये सब आपको बता के जो मेन है उसको लिखा देंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये लिखा है, आप देख रहे हैं ऋग्वेद की आर्थिक जीवन। इनका जीवन जो था अस्थाई और पशुपालक था मित्र। और ये ऋग्वेद के जो मंत्र हैं 10,552 मंत्रों में 24 बार हमें कृषि का उल्लेख मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मित्र ये है कि ऋग्वेद में, जैसा कि हमने आपको बताया था, 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल के बारे में डिटेल हमने आपको बताया था वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत में। उसमें जो प्रमुख मंडल थे, जैसे चौथा मंडल जो था ऋग्वेद का, तो चौथे मंडल में हमें जो कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये अनुमान, और ये जो ऋषि थे, वो चौथे मंडल के जो ऋषि थे उनका नाम वामदेव था।
वामदेव, और ये चौथे मंडल में हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि हम आपको याद करने के लिए बता रहे, चौथे मंडल जैसे कि ये ग्रामीण जीवन थे, तो ये चारों तरफ से खेती करते थे, तो चारों तरफ का मतलब खेती चारों तरफ से चौथा मंडल हो गया। और इनकी जो भूमि थी, जो कृषि के लिए भूमि थी, वो दो प्रकार की भूमियाँ होती थी। एक तो उपजाऊ भूमि होती थी और एक जो है परती भूमि होती थी। तो जैसे उपजाऊ भूमि को, ये अब आप यहाँ से शब्द को नोट करते जाइए, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, परती भूमि को क्या कहा जाता था, वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे उपजाऊ भूमि को मित्र उर्वरा कहा जाता था। तो उर्वरा से याद है, जैसे कि आज भी हम लोग भूमि को उपजाऊ करने के लिए खाद ये सब डालते हैं, तो वो उर्वरा हो जाती है। तो उर्वरा जो भूमि होती है तो वो उपजाऊ भूमि होती है। और जो परती भूमि होती है उसे खिल्ल कहा जाता था। खिल्ल शब्द से उसको कहा जाता है। खिल्ल मतलब खाली, ऐसे याद आप करिए। जो मतलब परती भूमि था उसे खिल्ल कहा जाता। खिल्ल का मतलब खाली खेत, परती खेत, इसे आप याद कर लीजिए ऐसे। और हमें इसमें जो है 2, 4, 6, 8, 16, 24 बैलों से खेत को खेती करने के साक्ष्य भी मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। और हल से जो है खेत की जुताई होती थी। हल से जो खेत की जुताई होती थी, हल में जो था, जैसे जब हल चलता है तो हल चलने पे आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे हाँ हम लोगों ने देखा, हल जब चलता था बैल वाला पहले, अब तो सब ट्रैक्टर आ गए, ये सब दुनिया भर के आ गए हैं, तब भी ट्रैक्टरों से जो जोते जाते, जो जैसे लाइन बनता है, जो उस लाइन को जो है मित्र ऋग्वेद काल में सीता कहा जाता है। सीता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास में कृषि से संबंधित सीता शब्द जो भी आया हो वो सारी चीज़ें कृषि से संबंधित है। तो आपको याद करने के लिए हम बता रहे, जैसे कि आपने सुना होगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, जब राजा जनक जो है उनको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे थे, मतलब तो उन्हें एक ऋषि ने बताया था कि आप बारिश नहीं हो रहा था, तो उसी के लिए एक ऋषि ने बताया कि आप बैल से हल की खेती करिए। तो जब वो खेती कर रहे थे, एक मटका मिला था जो हल में फंस गया था, उसी में से सीता जी का जन्म हुआ था। माना जाता है ऐसा कि सीता जन्म का जो है राजा जनक के खेत जोतने जो मटका मिला, तो उसी के अंदर से सीता जी मिली। तो ये आप याद करने से कहानी से यह अनुमान लगे, जो हल की लाइन बनती है, हल की लाइन में जो लाइन बनती है, उस लाइन को ऋग्वेद में सीता कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जुते हुए खेत को जैसे क्षेत्र कहा जाता था। जुता हुआ जो क्षेत्र था उसे जुता हुआ जो खेत था उसको एक क्षेत्र कहा जाता था। और यहाँ हमें खाद की भी जानकारी मिली है, जैसे गोबर की खाद की जानकारी मिली है। और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है मित्र, गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? तो गोबर के खाद को ये करीस कहते थे या करिष्ठ कहते थे। तो ये करिष्ठ था। और इनको फसल की सिर्फ एक फसल की जानकारी मिलती है, यव को जौ कहा जाता है, तो उनको एक फसल की जानकारी मिलती है। और सिंचाई के इनके दो प्रमुख साधन थे, मतलब एक जैसे था स्वयज्जा, इस शब्द हैं ये सब याद करिए। खनित्रम, स्वयज्जा का मतलब स्वयं जल। अब इससे आप स्वयज्जा मतलब स्वयं होता है, याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। स्वयज्जा मतलब स्वयं का मतलब जैसे वर्षा का जल हो गया, नदी का जल हो गया। वर्षा के जल से सबकी खेती होती, स्वयं से सिंचाई हो जाती, नदियों के जल से भी सिंचाई स्वयं से हो जाती है। तो ये याद करिए, स्वयज्जा जो होता था सिंचाई का, उसमें नदी और वर्षा का जल होता था। और खनित्रम जो होता था, खनित्र मतलब खनि मतलब खाना जाता है, खोदा जाता है। खनि मतलब इससे आप याद करिए, बस याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। खनि मतलब खोदा जाना मतलब तालाब को भी खोदा जाता था, कुओं को भी खोदा जाता था। तो यहाँ जो खेती मतलब सिंचाई जो करते थे जिस चीज़ से, वो दूसरा था तालाब और कुआं। और कुआं के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, वो आवत शब्द का प्रयोग हुआ है। और हल के लिए जो प्रयोग हुआ मित्र, वो जो है लांगल प्रयोग हुआ है। और जो बैल के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, वो ब्रिक प्रयोग हुआ। और जो हलवाहा जो जैसे खेत जोतता था, जो उसके लिए किवास का प्रयोग हुआ है। और फसल काटने की एक जैसे हसुआ टाइप का मिलता है, उसको कहा जाता है सोड़ दात्री कहा जाता है।
और बोझ जो बांधा जाता था फसलों का, जो बोझ होता था उसे पासो कहा जाता था। और अनाज नापने की जो इकाई थी मित्र उसे उर्दर कहा जाता था। तो कृषि में इतना ही आप लोग जान लीजिए। कुछ शब्द जो हैं, जैसे ये सारे शब्द जो हल बैल हलवाहा, और ये भूमि के लिए कौन सा, उपजाऊ भूमि के लिए और अनुपजाऊ भूमि के लिए कृषि का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कि कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख है, यही सारी जानकारी इतना ऋग्वेद काल के कृषि के बारे में। आइए अब हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन मित्र ये ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख आर्थिक साधन था। पशुओं के माध्यम से यहाँ जो पशुओं के लिए ही सबसे प्रिय उन लोगों के लिए थी पशु, और पशुओं में सबसे प्रिय प्रमुख जो था गाय था। गाय के लिए तमाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो परीक्षाओं में हमारे पूछा जाता है। तो गाय इनका जो है प्रमुख पशु था, गाय विनिमय का माध्यम था, गाय इनको दक्षिणा में दिया जाता था। और जिस कुल के पास जितनी गायें अधिक होती थी वो कुल उतना ही शक्तिशाली और समृद्धशाली होता था। तो यहाँ जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो यही गायों के लिए युद्ध होता था। वही गाय लेने के लिए जो युद्ध जीता था तो अपने गाय को अपने पास ले, तो वो साम्राज्य शक्तिशाली हो जाता था। तो इनका सबसे प्रमुख गाय का ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार है मित्र, ये आप याद करिए, ये पूछा जाता है। इनका सबसे पवित्र पशु था और विनिमय का माध्यम भी इनका था, दक्षिणा का प्रमुख इकाई थी। और गाय के लिए जो शब्द कुछ प्रयोग हुए हैं उसमें जैसे गोपथ जो है ये शब्द गाय से ही संबंधित शब्द है। तो गोपथ जो बोला जाता था वो धनी व्यक्ति को बोला जाता था, और गोपति जो बोला जाता था वो राजा को बोला जाता था। और गोधूली जो शाम का समय होता है जब गाय चर के घर पे आती है, उस समय से जो तुलना किया जाता है, गोधूली को समय से तुलना लिया जाता है। और गवेष्ठु जो है युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, मतलब गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गवेष्ठु कहा जाता था। तो और अधन्या भी कहा गया है। अधन्या मतलब गाय को अधन्या इसलिए कहा गया, इसको अधन्या का मतलब होता है न मारने योग्य पशु। इसका हमें उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अधन्या इसको कहा गया, ये मतलब ये गाय को न मारने योग्य पशु बताया गया है। इनका दूसरा प्रमुख जो था घोड़ा था। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था और गाय इनका सबसे पवित्र पशु था। सबसे प्रिय पशु तो घोड़े का प्रयोग, जैसे घोड़े को युद्ध में प्रयोग होता था, यज्ञ में प्रयोग होता था, रथों में प्रयोग, जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता था उसमें घोड़े ही छोड़े जाते थे, और रथ में भी घोड़े से ही रथ चलते थे। युद्ध में भी युद्ध के लिए वही, अब जैसे घोड़ा छोड़ दिया गया अश्वमेघ यज्ञ, जो घोड़ा पकड़ लेता था उससे युद्ध हो जाता था एक कुल से। तो इसके लिए घोड़े के लिए इतना ही आप जानिए। और अन्य पशुओं में जैसे इनको जानकारी थी भेड़, बकरी, ऊँट, भैंस। भेड़, बकरी, ऊँट और भैंस के बारे में जानकारी है। भैंस को गौरी कहा जाता था। ऋग्वेद में जो है भैंस के लिए गौरी शब्द का प्रयोग हुआ था। और ये एक शर्मा नामक कुतिया का भी उल्लेख, ये परीक्षा PCS में पूछा गया सवाल है कि शर्मा, ऋग्वेद में शर्मा शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है, तो ये आप जानिए किस पशु के लिए, तो ये शर्मा नामक कुतिया का भी उल्लेख मिलता है। तो इनके पशुपालन में मित्र इतना ही आप लोग जानिए। पशुपालन में सबसे प्रमुख गाय था। गाय के लिए है सब कुछ ऋग्वेद में होता था जो कुछ था। अब इसके उद्योग धंधों में इनका सबसे प्रमुख उद्योग धंधा था वस्त्र उद्योग। धातु उद्योग भी था, वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख। और कपड़ा जो बुनता था उसे पेशकारी कहा जाता था, और जो कताई बुनाई करता था उसे सीरी या पेशकारी कहा जाता था। और बढ़ई के रतकर, बुनकर, कुम्हारकर, ये तमाम चीज़ों को, घड़ों को जानकारी, बढ़ई की जानकारी हमें मिली है उस समय ऋग्वेद में। तो बढ़ई के लिए जो शब्द का प्रयोग, ये तक्षण शब्द है मित्र, ये परीक्षा में पूछा गया कई बार, तक्षण शब्द। और रथकर थे, बुनकर थे, चर्मकार थे, जो चमड़े का प्रयोग करते, बुनकर जो कपड़े को बुनते थे उनको बुनकर कहा जाता था, जो रथ को चलाते थे उनको रथकर कहा जाता था। कुंभकार थे, जो घड़े को बनाते थे, घड़े को बनाने वाले को कुंभकार कहा जाता। कुंभकार को ऋग्वेद में कुलाल शब्द से प्रयोग किया गया। और धातु उद्योग में जैसा मित्र, धातु उद्योग में हमें सोना, कांसा और तांबे की जानकारी मिलती है। तो सोने के लिए जो है इनका जो शब्द प्रयोग होता था, सोना जो शब्द उसको हिरण्य कहा जाता था, सोने को हिरण्य कहा जाता था। और ये सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो सोना निकलता था वो
सिंधु नदी से ही निकलता था, इसलिए हिरण्यी नदी से निकलने के कारण इसको हिरण्य नाम दे दिया गया। सोने को जो है हिरण्य कहा जाता है, और इनके तांबे को जो है त्रुबु कहा जाता था, और कांसे को जो है त्रुभु कहा जाता था, और तांबा को अयस कहा जाता है। इनसे जो है ऋग्वेद से ये सब शब्दों के सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इन शब्दों को क्या कहा जाता है, तो वो सब ऐसे शब्दों के बारे में, जैसा कि हमने सामाजिक जीवन में बताया था। निष्क के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। निष्क क्या है? निष्क एक गले का हार होता था, आभूषण होता था। और व्यापार का इनका ज़्यादा कोई वो नहीं है, व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी। हालांकि हमें समुद्र के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिलती थी कि समुद्र, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन ये जानकारी नहीं कि ये समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। तो समुद्र को व्यापार का कोई माध्यम नहीं था। और ये जो व्यापार जो करते थे वो पहाड़ी वर्ग लोग, जो व्यापारी थे उनको पहाड़ी वर्ग कहा जाता था। पहाड़ी वर्ग लोग होते थे, ये गांव में व्यापार करने आते थे। और ये पहाड़ी वर्ग के लोग पशुओं की चोरी भी किया करते थे। उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, जो नाम मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक हम आपको बताएंगे अभी। हाँ, जो उनके लिए शब्द था जो पशुओं की चोरी करते थे, उनके लिए जो शब्द था ब्रिभु सा, ब्रिभु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और निष्क को भी, जैसे निष्क हमने बताया वहाँ गले का हार है, तो कहीं कहीं निष्क का प्रयोग माप तौल की इकाई में भी किया जाता था। और बैलगाड़ी, रथ गाड़ी, और इनके जो व्यापार के मतलब सामान के आदान ढोने का उनका जो था वो बैलगाड़ी थी, रथ था, और भार वाहन पशु भी थे। और ये लोग जो व्यापार करते थे वस्त्रों में, जैसे शाल हुआ, चादर हुआ, ये तमाम चीज़ों की व्यापार करते। और इनका व्यापार का माध्यम जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय व्यापार का जो साधन था, वस्तु मतलब वस्तु विनिमय का मतलब ये हुआ कि वस्तु के बदले वस्तु। तो ये रहा मित्र आपका ऋग्वेद आर्थिक जीवन, हमने आपको बताया। आप एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, और इसको जो है आप लोग अच्छे से एक नोट्स पे उतार लीजिएगा। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जो शब्द दिए हैं उन्हीं शब्दों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग है। तो ठीक है मित्र, एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए, फिर एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो आइए देखते हैं जैसा कि ऋग्वेद में आर्थिक जीवन के बारे में हमें जो मंत्र मिले हैं कृषि के बारे में, लगभग ऋग्वेद में 10,552 मंत्रों में हमें 24 मंत्र जो है कृषि से संबंधित मिले हैं। तो ये 24 मंत्र कृषि से संबंधित हैं। अब ऋग्वेद के चौथे मंडल जो वामदेव ने लिखा बताया है वो कृषि के बारे में, यहाँ हमें सबसे पहले उल्लेख चौथे मंडल में मिलता है। और उपजाऊ भूमि के लिए जो शब्द का प्रयोग उर्वरा है, और परती भूमि के लिए जो शब्द है वो खिल्ल है। हमें 2, 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों से खेती की जाने की जानकारी ऋग्वेद काल में मिलती है। हल से खेती की जुताई की जाती थी, और जो हल से जो कूड़ बनता था उसे सीता कहा जाता, जो लाइन बनती थी या कूड़ कहा जाता है, या मतलब कूड़ को सीता कहा जाता था। और जुते हुए खेत को जो है क्षेत्र कहा जाता है। ये सब सारे शब्द जो है, और जो खेत को उर्वरक बनाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, उसे जो करीस या करिष्ठ कहा जाता था। और फसलों में सिर्फ इन्हें जौ की जानकारी थी, एक फसल जौ। और सिंचाई का जो इनका था, एक स्वयज्जा था और दूसरा खनित्रम था। तो स्वयज्जा जो सिंचाई साधन था वो अपने आप हो जाता था, स्वयं से हो जाता था, जैसे वर्षा और नदी के जल से हो जाता था। और खनिद्रा जो था ये तालाब और कुओं से होता, जैसे कुआं और तालाब से होता था, जैसे इससे कुएं से पानी निकाल के किया जाता था। और कुआं के लिए जो ऋग्वेद में शब्द है वो आवत शब्द का प्रयोग किया गया है। और हल के लिए जो मित्र शब्द प्रयोग किया गया है वो लांगल है। बैल के लिए जो प्रयोग किया गया है वो ब्रिक है। हलवाहे के लिए जो प्रयोग किया गया है वो किवास है। तो ये आप लोग नोट करते जाइए, एक एक शब्द यही शब्दों से ही पूछा जाता है। अब फसल काटने के लिए एक उपकरण है जो श्रोणदात्री कहा जाता है, जो हंसिए के प्रकार होता था। और जो बोझ बांधा जाता था वो बोझ के लिए पासो शब्द का प्रयोग किया गया, जो बोझ को पासो कहा जाता था। और अनाज मापने की इकाई जो थी उर्दर थी।
तो ये हो गया कृषि। या पशुपालन, पशुपालन इनका प्रमुख स्रोत था, इनके सबसे प्रमुख जो है आर्थिक साधन था। जो इनकी सबसे प्रमुख सबसे पवित्र पशु थी वो गाय थी। गाय, जिनके पास जितना गाय होती थी वो कुल उतना ही शक्तिशाली होता। गायों के लिए युद्ध भी होते थे, गायों के लिए कई शब्द। इनका पवित्र पशु था, विनिमय का इनका माध्यम था। गाय को देकर वस्तु लेते थे। गाय को जैसे कोई भी वस्तु खरीदना होता था तो गाय को दे के, पैसे का तो ज़माना था नहीं उस टाइम, तो पैसा नहीं तो गाय दे के वहाँ से वस्तु लिया करते थे। और दक्षिणा भी जो दिया जाता था, दक्षिणा में भी गाय को ही दिया जाता था। और गाय के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे गोपत शब्द का प्रयोग हुआ, ये धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। और गोपति जो शब्द का प्रयोग हुआ ये राजा के लिए प्रयोग हुआ है। और गोधूली जो है समय के लिए प्रयोग हुआ है। तो गोधूली शाम की बेला को कहा जाता है, उसे गोधूली कहा जाता है। और गविष्ठु जो है युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता। और एक अधन्या शब्द है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाए। अधन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य पशु, मतलब गाय को मारा नहीं जा सकता था। और दूसरा इनका पशु है घोड़ा। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। ये घोड़े के माध्यम से यज्ञ करते थे, युद्ध करते थे, रथ भी से प्रयोग करते थे घोड़ों का। यज्ञ जैसे अश्वमेध हो गया, युद्ध में वही घोड़े छोड़े जाते थे। और अन्य पशुओं में इनको भेड़ की जानकारी थी, बकरी की जानकारी थी, ऊँट की जानकारी थी, भैंस की जानकारी थी। भैंस को ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग हो गौरी शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक शब्द आता है शर्मा। शर्मा जो है, शर्मा एक कुतिया के लिए प्रयोग हुआ है। ये शर्मा शब्द, ये भी जितने क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उद्योग धंधों के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। जैसे सबसे प्रमुख उद्योग इनका था वस्त्र उद्योग। और जो कपड़ा बुनता था उसे पेशकारी कहते थे। और जो सोने के लिए प्रयोग हुआ हिरण्य शब्द प्रयोग हुआ। सिंधु नदी में हिरण्यी कहा जाता है। और इससे अनुमान ये लगाया हिरण्यी से, तो ये सिंधु नदी से ही हमें सोना प्राप्त होता था, इसलिए सोने का नाम हिरण्यी रख दिया गया। और कताई बुनाई जो करते तो उन्हें सीरी या पेशकारी कहा जाता था। अब बढ़ई के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ वो तक्षण शब्द प्रयोग हुआ है। और उसमें जो थे रथकर थे, बुनकर थे, चर्मकार थे, कुंभकार थे। कुंभकार के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सारी परीक्षाओं में आए मित्र। ये शब्दों को भी ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ शब्द ही मेन है। और धातु उद्योग भी होते थे। धातु में जैसे इन लोगों को जानकारी थी, सोना की जानकारी थी, सोने को हृदय कहा जाता था। कांसा की भी जानकारी से त्रुभु कहा जाता था। और तांबे को अयस कहा जाता था। ये सारी चीज़ें। और इनका जो व्यापार था, व्यापार का ज़्यादा विस्तार तो नहीं था। जो व्यापारी वर्ग थे उन्हें पाड़ी वर्ग कहा जाता था। और जो निष्क थी इनकी माप तौल की इकाई थी। और ये व्यापार जो है बैलगाड़ी से, रथ से, भार वाहन पशुओं से किया करते थे। और इनके व्यापार में मुख्य जो था वस्त्र था, शाल था, चादर था, धातु भी, ये सब सोना चांदी कांसा थे, ये सब सारे था। और इनके व्यापार का माध्यम वस्तु के बदले वस्त्र लिया जाता था। तो ठीक है मित्र, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आप लोग पेन और कापी लेके बैठा करिए, पॉइंट को नोट करिए। और शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, जो नहीं ले पाए हैं ले लीजिए, उसको नोट पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है मित्र। तो आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं। और कमेंट करके आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी। जो भी कमियां वो बताइए, और जो ना समझ में आए वो बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। आप कमेंट करिए मित्र। तो ठीक है मित्र, जैसा कि अब अगली क्लास जो होगी, इनकी जो अभी 2 चीज़ें बची हैं, एक धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, 2 क्लास में वो समाप्त करते। फिर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में बता के फिर आपको अगले चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ठीक है मित्र, जैसा कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा और सब बढ़िया है। और आप लोग, आज योग दिवस है मित्र, आपको एक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। आप लोग योगा करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे बड़ा उपचार, अगर किसी रोग से बचना है तो आप योगा निरंतर करते रहिए। योग अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एक साधन है। तो आप लोग योगा पे विशेष ध्यान दीजिए, योग करते रहिए। ठीक है मित्र, जय हिंद, जय भारत।